नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इस समय मैं मौजूद हूँ मछली शहर के सांसद पियाजी सरोज जी के साथ। मैं इनकी पर थोड़ा बहुत जो पर्सनल लाइफ होती है, मैं इनसे पर इनके बारे में जानकारी लूँगा कि इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, ये राजनीति में कब से आई है, क्योंकि इनके पिताजी पहले से राजनीति में थे और इसमें मौजूदा ये विधायक भी हैं। तो इनसे मैं इस सब चीज़ों के बारे में मैं जानकारी लूँगा। मैम, पहले अपना स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपकी जो पर्सनल लाइफ, मैम, वैसे पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा हुई है, ये गांव से हुई है या पहले से शहर से पढ़ी है? जी देखिए, हमारे तो दादाजी वो किसान थे और हमारे पिताजी जो है किसान के बेटे थे। हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पिताजी मुंबई में रह के वॉचमैन की ड्यूटी की हैं। एक समय ऐसा था कि जो हमारे पैसे नहीं थे, हम पिताजी पैसे भेजा करते थे गाँव में, कुछ पैसे लेके। हमारी माता जी गाँव में रह के हम बच्चों को, जितने भाई बहन चारों पाँचों को संभालती थी। जब 1999 में पिताजी पहली बार चुनाव जीते तो लोगों ने कहा कि बच्चों को एजुकेशन के लिए दिल्ली भेज दीजिए। तो हम 3-4 साल बाद सभी जो हम पाँचों भाई बहन दिल्ली आ गए थे। पिताजी हमेशा यहीं पर रहे हैं, तो 2-3 महीने में एक बार विजिट करते थे हमसे मिलने के लिए। तो एजुकेशन हमारी पूरी कंप्लीट दिल्ली में ही हुई है और बेसिकली हमें मम्मी ने ही संभाला है शहर में रह के, और पिताजी ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता के बीच में हमेशा रहे हैं। तो बचपन से दिल्ली में रहे, लेकिन जो हमारा लगाव था राजनीति हमेशा से बचपन से था, क्योंकि हमें हमेशा इंस्पायर हुए हैं पिताजी से कि जब उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने पहला चुनाव राजदूत से प्रचार किया था। उस टाइम हमारे पास फंड, जी, वो अभी भी हमने रखा है घर में। तो हमें ये लगता है एक समय पैसा नहीं था, लोगों ने पैसा दिया, राजदूत से प्रचार किया, चुनाव जीते। और हम एक मिनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमारे समाज के लोग हमें उनको बहुत कुछ सीखने को मिला पिताजी से। आपके पास ना रहते हो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और हमारे पास तो बहुत कुछ है अभी। तो हमें लगता है हमारे पास इतने अच्छे सोर्सेज, तो हम इसका इस्तेमाल करके एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आके लोगों की बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। तो हमें बचपन से था कि हम बड़े होंगे तो हम भी इनकी तरह समाज में जाके समाज सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो बचपन से हमारी रुचि थी। हमने अपना एजुकेशन 12th क्लास एयरफोर्स गोल्डन जुबली से किया था। फिर हमने BA प्रोग्राम किया है सोशोलॉजी और पॉल साइंस से किया है। फिर हमने लॉ किया है MIT नोएडा यूनिवर्सिटी से। देन हमने सुप्रीम कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करना भी जस्ट शुरू किया था। उसके बाद हमें जस्ट टिकट मिल गया और हम आपके सामने आ जाए। आपको अखिलेश यादव जी की तरफ से टिकट मिला, तो आपको मतलब ये भरोसा था कि इस बार मुझे टिकट मिलेगा ही, या मतलब अचानक से ऐसा कुछ हुआ? जी देखिए, भरोसा था क्योंकि उन्होंने पहले से कह दिया था कि पिताजी को कि आपकी बिटिया लड़ेंगी, क्योंकि वो वकील है और अच्छा बोलती हैं और अच्छा समाज सेवा करेंगी। लेकिन हमें ये था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है वो हमारे लिए फाइनल है, चाहे हमको मिले किसी को मिले, हम उनके लिए प्रचार करेंगे। मैम, जिस समय जब अच्छा बीजेपी का, मैम, यहाँ यूपी में हारने का रीज़न क्या रहा होगा? रीज़न ये रहा कि ये लोग हमेशा नफ़रत की राजनीति करते हैं, हर समय हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, कभी प्रोग्रेसिव राजनीति नहीं करते हैं, कभी नौकरी के ऊपर बात नहीं किया, कभी पेपर लीक के ऊपर बात नहीं किया, कभी किसानों की बात नहीं, कभी महिला की बात नहीं की। तो हमें लगता है जो इनका था कि जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे उसी सब्जेक्ट में फेल हो गए। अयोध्या, इनको लगा था कि हमने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया है तो लोग वोट दे देंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपने वोट के लिए राम मंदिर का उद्घाटन किया था, आस्था से किया था। अगर आपने आस्था से किया था तो आपको कोई हक नहीं बोलने का अयोध्या की जनता को कि आपने गलत किया है। मैम, एक जो हनुमानगढ़ी की जो महंत है राजू दास जी महाराज, उनका मैम एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर राम जी अगर अयोध्या वालों को लेकर लंका गए होते तो शायद सोने का लंका देख के वो लोग रावण की तरफ चले जाते। ऐसा अयोध्या वालों के ऊपर आरोप लगाया क्योंकि उन्होंने वोट नहीं किया भाजपा को, इसलिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने वोट के लिए राम मंदिर बनाया था। हम उनसे पूछा था कि आपने वोट के लिए राम मंदिर बनाया था? हमें तो लगता है आपने आस्था से बनाया था। जो आस्था से बनाता है वो वोट कभी नहीं मांगता। तो मुझे लगता है ये जो बीजेपी वाले, इनको लगता है कि जनता मूर्ख है, जनता को हम बोल देंगे हमने मंदिर का उद्घाटन किया तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं यही कहूँगी, इस देश में सब आज़ाद है, सब पूजा पाठ कर सकते हैं, सबकी अपनी राइट है, सबका अपना हक है। तो आप नहीं आगे बताने वाले कि हम असली भक्त है कि नहीं भक्त है। और आप चुनाव हारे इसलिए हारे क्योंकि आपने जनता के बीच में मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा है। आपने संविधान को बदलने की बात की है, आपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के साथ बहुत गलत किया है। हम चुनाव जीते इसलिए क्योंकि हमने जनता के बीच में रह के जनता के मुद्दों पर बात किया है। हमने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों आगे बढ़ाने का काम किया, हमने संविधान बचाने के लिए नारा लगाया था, हमने PDO को आगे बढ़ाने का नारा लगाया था, हमने आरक्षण बचाने का नारा लगाया था, नौकरी की बात की थी हम लोगों ने। ये जो बीजेपी वाले लोग हैं, इनका हमेशा काम यही कि कैसे दो लोगों को लड़ा के वोट लिया जाए, और हमेशा ये कहते हैं मेजॉरिटी को मिनॉरिटी से खतरा है। मैंने पूरे चुनाव में यही कहा, इस देश में किसी को किसी से खतरा नहीं, खतरा है तो बीजेपी वालों से खतरा है, क्योंकि वही लोग आपस में लड़ा कर वोट लेने का काम कर रहे हैं। मैम, जैसे बनारस की मैं बात कर लूँ, क्योंकि संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है और इनके क्षेत्र में, मैम, आपने वीडियो भी वायरल हुआ था कि पुरानी जो केस थी, जैसे IIT BHU की मामला था, जो लड़की के साथ जो छेड़खानी सब कर किए,
वो IT सेल के बीजेपी के पदाधिकारी थे और उनके ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरीके की ये सब कार्रवाई नहीं कर पा रहा, ऐसा क्यों कर पा रहा? देखिए, हमने चुनाव में ये मुद्दा भी उठाया था कि जब कोई विपक्ष में रहता है तो उस पर ये लोग बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हैं, बहुत तेज़ी से ED से पहले जांच लगा, लेकिन जब वही नेता इनके पार्टी में आता है उस पर वॉशिंग मशीन से साफ करके क्लीन चिट दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे स्वतंत्र एजेंसीज हैं, जो हमारे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, उन पर भी इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हमारा ये भी था कि अगर आप बीजेपी को फिर से लाएंगे तो हमारा जो चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, सब पे इनका प्रभाव है। आप ये देखिए, कोई भी नेता इनके गलत काम करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स एलिगेशन आए कार्रवाई कर दिया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि जनता को समझना चाहिए कि अगर किसी ने अपराधी किया, चाहे बीजेपी का हो चाहे हमारी पार्टी का, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस समय ऐसा होगा जो अगेंस्ट में है, जो विपक्ष में, केवल उन पर कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों होता है? मैं तो खुद उनसे पूछती हूँ कि आपके पार्टी में कोई नेता आ जाता है तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं रहता। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने जो उनको हराया यूपी में, मेन दिक्कत ये था, लोगों ने समझ लिया था कि ये सिर्फ लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। इस बार नफरत की राजनीति खत्म हुई और मोहब्बत की राजनीति शुरू हुई है। मैम, इस तरीके से माहौल चल रहा है और जिस तरीके से मोदी जी को सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत की हासिल मिली है, तो क्या आपको लगता है कि बनारस की जनता ने उनको नकार दिया है? जी, नकार है, बिल्कुल नकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी इस चुनाव में आए हैं तो उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम की बात की है। उन्होंने केवल ये कहा है कि मंगलसूत्र का डर दिखाया है, फिर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम मुसलमान को प्रॉपर्टी दे देंगे। हम ये कहते हैं आपको 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, अब आप मुद्दे पर बात करिए। आप बताइए, आपने कितनी नौकरी दी है, कितनी 2 करोड़ नौकरी दिया पर ईयर, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, आपने MSP कानून बनाया कि नहीं बनाया? इन्होंने एक बार भी इन मुद्दों पर बात नहीं किया। तो जनता समझ गई थी कि 10 साल हमने आपको दिया है, सत्ता में दिया, पावर दिया, पैसा सब दिया है, तो आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कुल मिला के आप 5 किलो राशन की बात कर रहे थे, तो मैं यही कहूँगी 5 किलो राशन से किसी का घर नहीं चलता है। अगर आप नौकरी देंगे 5 के 50 किलो राशन आ जाएगा। तो कुल मिला के जनता समझ गई थी ये जो पार्टी है केवल बरगलाने की बात करती, केवल जुमलाबाज की बात करती, लेकिन जो मुद्दे पे कभी बात नहीं करती। इनके नेता खुद कहते हैं कि 400 पार ला दीजिए संविधान, जिसकी शपथ लेते उसको बदलने की बात कर रहे हैं। आज शपथ भी उसी का लिए आज फिर ये। मैम, जिस तरीके का इन लोगों का 400 पार का जो नारा रहा है और जिस तरीके से बहुत तेज़ी से वीडियो भी वायरल हो रहा था, बहुत सारे नेशनल मीडिया भी इसको चला रही थी, लेकिन जनता ने इस बार इस तरीके से उनको घुमा फिरा के ज़मीन पे ऐसा पटका है कि वो 400 पार क्या, वो 300 पार भी नहीं हो पाए। तो क्या कहीं ना कहीं आप इसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जिस तरीके से जनसभा रैली कर रहे थे, जिस तरीके से लोगों को संबोधन कर रहे थे, तो क्या उनका असर यूपी में पड़ा है? जी, बिल्कुल पड़ा है। और जो हमारी जीत का श्रेय हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहेंगे, पिताजी को देना चाहेंगे, मछली लोकसभा जनता को देना चाहेंगे, क्योंकि जनता समझ गई थी कि परिवर्तन होगा इस बार। यूपी में एक ट्रेंड था कि हमने राम मंदिर उद्घाटन कर दिया है तो हमें तो वोट मिल गया है, लेकिन जनता समझ गई थी आपने उद्घाटन किया, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, आपका डिसीजन नहीं था। पैसा लगा है, आपका नहीं लगा है, जनता का पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा है, आपका पैसा नहीं लगा है। तो कुल मिलाकर जो चुनाव हम लोग लड़े हैं, हम लोग चुनाव में लड़े हैं, उसका मुद्दा क्या था? संविधान बचाने का मुद्दा था, PDA को आगे बढ़ाने का मुद्दा था, आरक्षण बचाने का मुद्दा था, जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उनको सालाना 1 लाख रुपए देने का, जो हमारे जो घोषणा पत्र में था, हमारे में सबने कहा था सरकार आएगी तो वादा करेंगे। और इस बार जनता के मुद्दों की जीत हुई है। और इस बार हिंदू मुस्लिम जो नारा लगा, जो नैरेटिव सेट कर रहे थे कि हम नैरेटिव सेट करके फिर हिंदू मुस्लिम वोट करेंगे, उसकी हार हुई है। मैम, अब रही तो विपक्ष की बात होगी, जो आप मौजूदा जिसमें सांसद हैं, तो आप अपने शहर के लिए मैम क्या करेंगी? जी देखिए, हमारे यहाँ पिंडरा में एक लोकल इशू है, काशी द्वार का इशू है, जहाँ पे किसान लोग धरना दे रहे हैं कई समय से, उनकी बात नहीं सुना जा रहा। तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे सदन में। यहाँ अमूल फैक्ट्री है, अमूल फैक्ट्री में लोकल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ये एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि बहुत जगह है यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, काफ़ी जगह वहाँ पे 2-3 घंटे का ट्रैफिक होता है, वहाँ पे फुटओवर ब्रिज बनाने का हम काम करेंगे। तो विचार करेंगे कैसे पॉसिबिलिटी वहाँ पे बन पाए। कई गाँव में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे बेसिक ज़रूरतें नहीं है, जैसे कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, एक सफाई कर्मचारी नहीं है, वहाँ जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए चाहे डिलीवरी के लिए, वो चीज़ें नहीं है, हम उसका उपलब्ध काम कराएंगे। हमें लगता है किसी गांव में अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, इलेक्ट्रिसिटी और रोड हो, वो गांव विकसित रहता है। हम इतना करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे हम क्योटो बना देंगे, जो बीजेपी के नेता कहते हैं हम क्योटो नहीं बनाएंगे, हम बेसिक चीज़ें उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जैसा कि मैम आप
ये आप युवा हैं, और अब जैसे युवाओं को आप क्या प्रेरित करना चाहेंगे, जैसे कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या परिवार की वजह से नहीं आगे बढ़ पाए, तो उन लड़कियों को क्या सजेस्ट करेंगे या वो कैसे समाज में सामने आए, समाज के सामने अपना चेहरे को दिखाएं और अपने आप को प्रेजेंट करें, तो उनको क्या कहना जी देखिए, हम ये कहेंगे जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको आगे आना चाहिए। इस देश में बहुत ज़रूरत है, युवा आएंगे इस देश का जो विकास बहुत तेज़ी से हो जाएगा। और जो युवा आएंगे, मुझे उनसे यही उम्मीद है और हर युवा यही चाहता है कि धर्म की राजनीति छोड़ के देश का विकास हो। जितने युवा आएंगे इस देश में कास्टिज्म कम होगा और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और जो महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, हमने देखा है लोकल गांव में जाके कि वो हेजिटेट करती, अपनी बात नहीं रख पाती हैं, या फिर वो डरती हैं कि हम आए तो कैसे आए, हमारी बात कौन सुनेगा। तो हमारा ये काम है कि एज अ वुमेन हमारा पहला काम ये है कि हर गाँव में जाकर लोगों को अवेयरनेस फैलाना कि आपके साथ हम खड़े हैं, आप आगे राजनीति में आपके साथ खड़े, आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए, ये तो प्रिया सरोज जी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं सुनील सिंह, नमस्कार।